आइडेंटिटी इन जी। और आइडेंटिटी एलिमेंट की आप प्रॉपर्टी जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से कंपोज करें तो वही एलिमेंट जो आप आता है जिसके साथ आप कंपोज कर रहे हैं। तो लेट ई बिलोंग टू बी आइडेंटिटी इन द ग्रुप जी। देन अब ये नोट कीजिए कि ई चूँकि आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए ई को आप ए के साथ लेफ्ट हैंड साइड से कंपोज करें या आप ई को ए के साथ राइट हैंड साइड से कंपोज करें, ये दोनों जो आप ए के ही बराबर आते हैं। देयरफॉर इससे ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है कि ई और ए को मल्टीप्लाई करके वही जवाब आता है जो ए और ई को मल्टीप्लाई करके आता है। और देखिए ये कंडीशन, यही कंडीशन है। अगर एक्स ए एक्स के बराबर हो तो एक्स जो है वो फिर सेंटर में होगा, सेंट्रलाइज़र में होगा। सेंट्रलाइज़र के एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं ग्रुप के जो ए के साथ लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होने के बाद जो आप बराबर देते हैं। तो आप देखिए ई एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के साथ लेफ्ट हैंड साइड से और ए के साथ राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होने के बाद जो आप बराबर देता है, इसलिए ई जो है वो सी ए को बिलोंग करेगा। तो वी जस्ट नोट दैट देयरफॉर E belongs to centralizer of A. Secondly, हमें प्रूव करना है कि सी ए इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसके लिए या बाइनरी ऑपरेशन जो भी हम इसे मल्टीप्लिकेशन क्या लिया करेंगे, तो हम सी ए के कोई दो एलिमेंट्स ले लेंगे और प्रूव कर देंगे कि वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई, उनका प्रोडक्ट भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो आप कह लीजिए कि लेट एक एलिमेंट हम x ले लेते हैं, दूसरा एलिमेंट हम y ले लेते हैं। ये दो एलिमेंट जो है फर्ज कीजिए कि ये सी ए को बिलोंग करते हैं। अब देखिए ये दो एलिमेंट जो वो सेंट्रलाइज़र के अंदर हैं, तो x अगर सी ए में है तो फिर एक्स ए जो है वो ए एक्स के बराबर होगा। एंड ये पहली कंडीशन, एंड y भी अगर सी ए के अंदर है तो फिर वाई ए जो है वो ए वाई के बराबर होगा। ये सेकंड, हम इसका नाम रख देते हैं, नॉट कंडीशन, सेकंड रिलेशन व्हाट्सएवर। तो x चूँकि सी ए को बिलोंग करता है तो एक्स ए विल बी इक्वल टू ए एक्स। वाई चूँकि सी ए को बिलोंग करता है तो वाई ए इज इक्वल टू ए वाई। दिस इज डेफिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजर। एंड देयरफॉर अब हमने देखना है कि x और y का जो प्रोडक्ट है, x और y का प्रोडक्ट ही क्या लेते हैं, ये तो टर्मिनोलॉजी हमने खुद ही डिसाइड कर ली हुई है। तो अगर हम x और y के प्रोडक्ट को a से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, देखिए x और y का प्रोडक्ट को a से मल्टीप्लाई करते हैं, हम यहाँ एसोसिएटिव लॉ यूज़ करते हैं। अब जानते हैं एसोसिएटिव लॉ, इसे हम लिख सकते हैं वाई ए एंड दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई ए जो है वो ए वाई के बराबर है, तो वाई ए की जगह पर आप ए वाई लिख सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू, अब फिर एसोसिएटिव लॉ यूज़ करें तो इसे आप लिख सकते हैं एक्स ए वाई। अब एक्स ए जो है वो ए एक्स के बराबर है तो इसे आप लिख सकते हैं ए एक्स वाई। और अब फिर एसोसिएटिव लॉ यूज़ करें तो ये आ जाएगा ए एक्स वाई। तो अब देखिए हमने फिर ये बात प्रूव कर दी कि एक्स वाई इस प्रोडक्ट को आप ए से मल्टीप्लाई करें या ए को आप इस प्रोडक्ट एक्स वाई से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी। देखिए एक्स वाई मल्टीप्लाइड विद ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड विद एक्स वाई। तो देयरफॉर एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है ये भी सेंट्रलाइज़र को बिलोंग करता है, सेंट्रलाइज़र ऑफ ए। मैथमेटिक्स में ये बात याद रखिए कि एक स्टेप से जब आप अगले स्टेप में जाते हैं तो आपके पास कोई ना कोई रीज़न होनी चाहिए कि ये आपने किस वजह से किया है। जैसे
इस स्टेप से इस स्टेप पर आने के लिए हमने एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया है। इस स्टेप से इस स्टेप पर आने के लिए हमने इस कंडीशन को यूज़ किया है, और इस स्टेप से इस स्टेप पर आने के लिए हमने फिर दोबारा एसोसिएटिव लॉ को यूज़ किया है। इस स्टेप से इस स्टेप पर आने के लिए हमने फिर दोबारा इस कंडीशन को यूज़ किया है, और इस स्टेप से इस स्टेप पर आने के लिए हमने फिर एसोसिएटिव लॉ को यूज़ किया है। इस बात को अच्छी तरह नोट कीजिए कि दिस इज़ व्हाट मैथमेटिक्स इज़। मैथमेटिक्स में हमेशा हम एक किसी भी कंक्लूजन को किसी न किसी रीज़न के तहत करते हैं। अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ नहीं होती। एक स्टेप से जब आप अगले स्टेप पर जाते हैं तो आपके पास कोई ऐसी रीज़न होनी चाहिए कि आप उस स्टेप पर जा सकें। जैसे यहाँ से यहाँ जाने के लिए रीज़न एसोसिएटिव लॉ है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए रीज़न ये कंडीशन है, और यहाँ से यहाँ पर आने के लिए रीज़न फिर एसोसिएटिव लॉ है, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये कंडीशन है, और यहाँ से यहाँ आने के लिए फिर एसोसिएटिव लॉ है। तो मैथमेटिक्स को बहुत एहतियात से करना होता है। हर स्टेप के लिए आपके पास कोई ना कोई रीज़न होनी चाहिए। एनीवे, तो हमने ये बात प्रूव कर दी है कि अगर सेंट्रलाइज़र को बिलोंग करने वाले दो एलिमेंट्स दे दिए जाएं तो उनका प्रोडक्ट भी सेंट्रलाइज़र को बिलोंग करता है। नाउ लेट्स कम टू इन्वर्सेस। उसके लिए हम एक एलिमेंट ले लेते हैं सी ए का। लेट एक्स बिलोंग टू सी ए। तो हम प्रूव करेंगे कि वी शैल प्रूव दैट हम प्रूव करेंगे कि x का जो इन्वर्स है वो भी सी ए को बिलोंग करता है। सी ओ को बिलोंग करने का मतलब ये है कि x के इन्वर्स को a के लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट हैंड साइड से, जो आप आपस में बराबर होंगे। सो लेट्स डू दैट। तो टू प्रूव दैट नोट कीजिए कि चूँकि हमने x जो है वो सी ए का एलिमेंट लिया है, x बिलोंग्स टू सी ए, तो सी ए को बिलोंग करने वाले एलिमेंट की कंडीशन ये है, देयरफॉर सिंस x बिलोंग्स टू सी ए, देयरफॉर x को आप a से मल्टीप्लाई करें या x को लेफ्ट हैंड साइड से या x को a के साथ राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों जो आप आपस में बराबर होंगे। दिस इज डेफिनेशन ऑफ सी ए। ये हमने लिखा है इसलिए कि सी ए की डेफिनेशन ही ये है, एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स। सो एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स। अब आप यूं करें कि आप दोनों तरफ एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो देयरफॉर इक्वेशन के दोनों तरफ आप एक ही प्रोसेस कर सकते हैं। तो एक्स इनवर्स मल्टीप्लाइड विद एक्स ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स मल्टीप्लाइड विद ए एक्स। ग्रुप थ्योरी में ये बात याद रखिए कि इसमें ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप एक्स इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड पर इस एलिमेंट के बाईं तरफ लिखेंगे तो राइट हैंड साइड पर भी आपको इस एलिमेंट के बाईं तरफ ही लिखना होगा। ये नहीं हो सकता कि हम यहाँ एक्स इनवर्स यहाँ लिख दें और यहाँ एक्स इनवर्स हम यहाँ लिख दें, ऐसा नहीं। यहाँ एक्स इनवर्स पहले लिखा है तो राइट हैंड साइड पर भी एक्स इनवर्स पहले ही लिखेंगे। सो एंड देयरफॉर ये प्रॉपर्टी इक्वेशन की प्रॉपर्टी है, एंड देयरफॉर एक्स इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड विद ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए मल्टीप्लाइड विद एक्स। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया है ग्रुप थ्योरी का। हमने ब्रैकेट इन दोनों के गिर्द डाल दी है और ए को बाहर रख दिया है, इन दोनों के गिर्द ब्रैकेट डाल दिए, एक्स को बाहर रख दिया। दिस इज एसोसिएटिव लॉ, यूज ऑफ एसोसिएटिव लॉ, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। एंड देयरफॉर किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, आइडेंटिटी। सो दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट एंड दिस इज इक्वल टू, इसे फिलहाल हम वैसे लिख रहे हैं, एक्स इनवर्स ए एक्स। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन है। एंड देयरफॉर
आइडेंटिटी एलिमेंट को आप किसी भी एलिमेंट के साथ कंपोज करें तो वही जवाब आता है आइडेंटिटी। जैसे 1 × 4 = 4, तो आइडेंटिटी एलिमेंट कंपोज्ड विद ए आर मल्टीप्लाइड विद ए इज इक्वल टू ए, एंड दिस इज इक्वल टू x इनवर्स ए x, एंड देयरफॉर अब आप यूं करें कि दोनों साइड्स को x इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें राइट हैंड साइड से। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x इनवर्स a, और यहाँ लिखा हुआ है साथ इसके x, ब्रैकेट डालें और यहाँ लिख दें x इनवर्स। मैं दोबारा कह दूँ, मैथमेटिक्स को हम बहुत एहतियात से करते हैं। जब इन चीज़ों की आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए फिर बहुत सारे स्टेप्स आप डायरेक्ट भी कर लिया करते हैं, बशर्ते कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हों। तो इस वक्त हम सारे स्टेप्स कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड पर x इनवर्स के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन की प्रॉपर्टी है। एंड देयरफॉर ax इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स a x इनवर्स a एंड देन x इनवर्स। सो x इनवर्स a ये एलिमेंट और x इनवर्स को हम आपस में इकट्ठा कर देते हैं। देखिए हमने एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया है। पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ब्रैकेट के बाहर x इनवर्स था, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के बाहर ये वाला लिख दिया। दिस इज एसोसिएटिव लॉ, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। एंड देयरफॉर ax इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स a, और ये आप जानते हैं ये आइडेंटिटी एलिमेंट है e, एंड देयरफॉर ax इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट रहता है, तो इट विल रिमेन x इनवर्स a। आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ रहेगी। एंड देयरफॉर आप इसको बेशक पहले लिख लीजिए, इक्वेशन की प्रॉपर्टी है ये अगर इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, तो देयरफॉर x इनवर्स a इज इक्वल टू ax इनवर्स। तो मैं लेट मी कमेंट दैट इक्वालिटी इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन, जिसमें सिमेट्रिक लॉ होल्ड करता है कि अगर ये चीज़ इसके बराबर है कि अगर तो फिर ये चीज़ इसके बराबर है। अगर u v के इक्विवेलेंट है तो v, फिर u अगर v से रिलेटेड है तो v u से रिलेटेड होगा। तो ये अगर इसके बराबर है तो ये फिर इसके बराबर होगा, लेकिन ये चीज़ आप पहले से भी जानते हैं। सो x इनवर्स a इज इक्वल टू ax इनवर्स। तो आप देखिए वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि x इनवर्स को a के लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट हैंड साइड से, दोनों जवाब आपस में बराबर आ रहे हैं। तो देयरफॉर x इनवर्स बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ a, तो आप देखिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट सेंट्रलाइजर में है, सेंट्रलाइजर अंडर मल्टीप्लिकेशन या बाइंडिंग ऑपरेशन के क्लोज्ड है, और हर एलिमेंट का इन्वर्स सेंट्रलाइजर के अंदर मौजूद है। सेंट्रलाइजर के हर एलिमेंट का इन्वर्स सेंट्रलाइजर के अंदर मौजूद है। तो देयरफॉर CA इज सब ग्रुप ऑफ G। और आपको याद होगा इसे हम यूँ लिखते हैं CA इज सब ग्रुप ऑफ G। तो किसी भी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का सेंट्रलाइजर जो है उस ग्रुप का सब ग्रुप होता है। सो दिस इज अबाउट सेंट्रलाइजर। एक और कंसेप्ट पर आते हैं, लेट मी डिफाइन दैट। let G be a group then, अब ज़रा इस बात को गौर से देखिए कि हम क्या कहने लगे हैं।
हम ग्रुप जी के वो एलिमेंट्स लेने लगे हैं एक्स बिलोंगिंग टू जी such that एक्स ए is equal to ax for all a belonging to g। ग्रुप जी के वो एलिमेंट्स जो ग्रुप जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हों। देखिए देखने में लगता है कि शायद हमने वही लिखा है जो इससे पहले लिखा था सेंटर ऑफ ए। ज़रा गौर करें, सेंटर ऑफ ए के लिए हम पहले ग्रुप जी का एक एलिमेंट चूज़ कर लेते हैं और उस एलिमेंट के साथ कम्यूट करने वाले एलिमेंट्स का सेट जो है ना वो सेंट्रलाइजर कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हमने ग्रुप जी का कोई एलिमेंट चूज़ नहीं किया, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ग्रुप जी के वो एलिमेंट्स जो ग्रुप जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें। तमाम एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, वो यहाँ नहीं लिखा हुआ। तो ये बुनियादी डिफरेंस है इन दोनों डेफिनेशन में। तो ये दिस इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ जी और इसे हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड कैपिटल जेड। देन कैपिटल जेड इज कॉल्ड द सेंटर वो सेंट्रलाइजर था, इज कॉल्ड द सेंटर सेंटर ऑफ जी, ग्रुप जी का सेंटर। ग्रुप जी के वो एलिमेंट्स जो ग्रुप जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हो। सो लेट्स हैव अ प्रोपोजिशन। Let G be a group then Z center, then the center of G, that is Z ग्रुप G के वो एलिमेंट्स जो ग्रुप G के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हो। एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू G इज सब ग्रुप ऑफ G। ये हमें प्रूव करना है, इज सब ग्रुप ऑफ G। तो वी कम टू प्रूफ। प्रूफ बज़ाहिर देखने में बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे हमने इससे पहले किया है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है ये चीज़ उससे, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ किसी एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करने वाले ग्रुप जी के एलिमेंट्स का जिक्र हो रहा था। यहाँ पर ग्रुप जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट होने वाले एलिमेंट्स का जिक्र हो रहा है। तो प्रूफ सिमिलर होगा, सिर्फ हमें साथ साथ फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी लिखना पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन विद द प्रूफ। सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर है। सेकेंडली दिस इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। thirdly inverse of every element of Z is in Z। तो ये तीन कंडीशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट हम रिकॉल कर लेते हैं कि अगर हम ग्रुप जी के आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से रिप्रेजेंट करें, इफ ई इज identity in G is identity in G, identity of G, then ये बात हम जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट को आप ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ कंपोज करें या उस एलिमेंट को पहले रख के आप कंपोज करें, ये जवाब हमेशा वही एलिमेंट आता है।
एंड दिस इज फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। तो इसके माने फिर ये हुए कि ई ए जो है वो ए ई के बराबर है। हमें बस ये चीज़ चाहिए थी, दिस इज फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट चूँकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू जेड। जेड को वो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं ग्रुप के जो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, और आइडेंटिटी इज सच एन एलिमेंट, देयरफॉर आइडेंटिटी बिलोंग्स टू जेड। सेकेंडली हम जेड के कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग टू जेड। देन इसके माने फिर ये है कि एक्स को आप ए से मल्टीप्लाई करें या ए को आप एक्स से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों जो आप आपस में बराबर होंगे फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। बस ये फ़र्क है सेंट्रलाइजर के प्रूफ में और सेंटर के प्रूफ में। सेंटर में फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप का जिक्र है। अब वाई भी जेड को बिलोंग करता है, तो फिर वाई ए इज इक्वल टू ए वाई अगेन फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। अब हमने यही काम जो है वो करना है, इन दोनों के वेरीफाई करना है कि एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो आप एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और इस प्रोडक्ट को आप ए के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए को राइट हैंड साइड पर रखकर। अब एसोसिएटिव लॉ यूज़ करें तो ये आ जाएगा एक्स वाई ए को आप ए वाई लिख सकते हैं, एक्स ए वाई। ये स्टेप हमने किया है इस वजह से, और इसे फिर आप लिख सकते हैं एक्स ए वाई। ये स्टेप हमने फिर एसोसिएटिव लॉ से किया है। एक्स ए को फिर आप ए एक्स लिख सकते हैं, तो हम नेक्स्ट पेज पे जाकर इसे ए एक्स लिख लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू एक्स ए वाई को हम लिख लेते हैं ए एक्स वाई एंड दिस इज इक्वल टू, अब फिर एसोसिएटिव लॉ यूज करते हैं तो ये आ जाएगा ए इंटू एक्स वाई। तो therefore we have proved that xy multiplied with a is equal to a multiplied with xy. We must mention for all a belonging to G, तो यहाँ भी आ जाएगा for all a belonging to G, and therefore x और y का जो प्रोडक्ट है ये भी z को बिलोंग करेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, उसी तरह जैसे हमने सेंट्रलाइजर के लिए किया था, लेकिन सेंट्रलाइजर में हमने सिर्फ एक एलिमेंट के लिए किया था, यहाँ पर हमें ग्रुप जी के तमाम एलिमेंट्स के लिए करना होता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो दिस इज द सेकंड कंडीशन। वी कम टू द थर्ड कंडीशन। फॉर थर्ड कंडीशन हमने प्रूव करना है कि z के हर एलिमेंट का इन्वर्स भी z में है। सो लेट एक बात मैं ज़रा कह दूं कि z जो है इसे हम सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए भी यूज़ करते हैं, और z को हम किसी ग्रुप के सेंटर के लिए भी इसी सिंबल को यूज़ करते हैं। चूँकि मैथमेटिक्स में कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सिंबल्स कम होते हैं, तो इन चीज़ों को हम एडजस्ट कर लेते हैं। हमें पता होता है कि हम कब इंटीजर्स का जिक्र कर रहे हैं और हम कब किसी ग्रुप के सेंटर का जिक्र कर रहे हैं। तो ये बात ज़हन में रहे कि यही नोटेशन z जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए भी इस्तेमाल होती है, और यही नोटेशन z जो है वो किसी ग्रुप के सेंटर के लिए भी इस्तेमाल होती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप चीज़ों को आप समझ रहे हो तो। अब इन्वर्स के लिए लेट x बिलोंग टू z, हम z का कोई एक एलिमेंट x ले लेते हैं। अब फिर x की डेफिनेशन फिर ये है कि देन
एक्स को आप ग्रुप जी के किसी भी एलिमेंट के साथ राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें तो जो आप आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यही सेंटर की डेफिनेशन है। दिस इज फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी एंड देयरफॉर अब आप जैसे हमने पहले किया था, दोनों साइड पर आप एक्स इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देयरफॉर एक्स इनवर्स मल्टीप्लाइड विद एक्स ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स मल्टीप्लाइड विद ए एक्स। साथ साथ ये लिखते रहिए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। अब यहाँ एसोसिएटिव लॉ यूज़ करें तो एक्स इनवर्स मल्टीप्लाइड विद एक्स इंटू ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स multiplied with a into x again for all a belonging to g। अब x इनवर्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। मल्टीप्लाइड विद a इज इक्वल टू x इनवर्स a मल्टीप्लाइड विद x अगेन फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू g। और आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें ग्रुप के, तो जो आप वही एलिमेंट होता है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को, तो ई मल्टीप्लाइड विद ए इज इक्वल टू ए एंड दिस इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए मल्टीप्लाइड विद एक्स फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी एंड देयरफॉर अब आप दोनों साइड पर एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करें जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। तो देयरफॉर ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एंड देन एक्स। ये बड़ा एहतियात का काम होता है, ये तो वो एलिमेंट है जो राइट हैंड साइड पर पहले से लिखा हुआ था। अब हम इसको एक्स इनवर्स से राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी एंड देयरफॉर ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ हम एसोसिएटिव लॉ यूज़ करें, एसोसिएटिव लॉ। सो एक्स इनवर्स ए और ब्रैकेट आप इन दोनों के गिर्द डाल दीजिए एक्स एक्स इनवर्स। ये अगर हम सब के साथ नाम भी लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, एक शुरू में लिख दें एक आखिर में लिख दें तो काफ़ी होता है। एंड देयरफॉर ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए और एक्स इंटू एक्स इनवर्स होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ आती है। तो देयरफॉर ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एंड देयरफॉर एक्स इनवर्स ए, इसको हम पहले लिख लेते हैं, इज इक्वल टू ए एक्स इनवर्स, ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, इज इक्वल टू ए एक्स इनवर्स। आखिर में एक दफ़ा लिख देने से भी काफ़ी है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। तो अब देखिए एक्स इनवर्स ए इज इक्वल टू ए एक्स इनवर्स, तो ये वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो सेंटर के लिए है। एक्स ए इज इक्वल टू एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स, x inverse A is equal to A x inverse. Therefore, x inverse belongs to Z. Therefore, x inverse belongs to Z. And therefore, Z is a subgroup of G. Therefore, Z को हम सेंटर कहते हैं, द सेंटर Z is subgroup of G. तो किसी भी ग्रुप का जो सेंटर है, सेंटर ग्रुप जी के वो एलिमेंट्स जो तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द ग्रुप एंड दिस इज सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप। सो वी हैव प्रूव्ड दैट पर्टिकुलर प्रोपोजिशन। एक और कंसेप्ट है काफ़ी सिंपल सा, उससे पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन कर लेते हैं।
let G be a group and कैपिटल ए हम इस ग्रुप जी का सबसेट ले लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम सब ग्रुप ही लें, सबसेट भी हो सकता है, सब ग्रुप भी हो सकता है। तो लेट ए बी सबसेट ऑफ जी, देन फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू जी, हम ग्रुप जी का कोई एक एलिमेंट एक्स ले लेते हैं। वी डिफाइन करेंगे हम यूं कि जो हमने एलिमेंट एक्स लिया है ग्रुप जी का, इस एलिमेंट एक्स को इस सेट ए के हर एलिमेंट के साथ लेफ्ट हैंड साइड पर रखकर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ए बिलोंगिंग टू ए, यानी कि सेट ए के ग्रुप जी के सबसेट ए के तमाम एलिमेंट्स को ग्रुप जी के इस पर्टिकुलर एलिमेंट एक्स के साथ एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पर रखकर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक सेट बन जाएगा। ये इसे हम लिखते हैं एक्स कैपिटल ए। इसका स्ट्रक्चर ज़रा समझ लीजिए, क्या करना होता है। ये जो सबसेट ए है, इसके हर एलिमेंट को इस एलिमेंट एक्स के साथ लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना होता है, तो एक सेट बन जाएगा, दैट इज रिटन एज एक्स ए। और इसी तरह से अगर आप चाहें तो आप सेट ए के एलिमेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड पर रखकर और इस पर्टिकुलर एलिमेंट एक्स को राइट हैंड साइड पर रखकर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये एक और सेट बन जाएगा। इसे हम ए एक्स लिखते हैं, ए एक्स। अगर ग्रुप जी अबीलियन ग्रुप हो तो फिर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, लेकिन एक्स ए की डेफिनेशन और ये है ए एक्स की डेफिनेशन। सो हैविंग डन दैट, हम एक प्रोपोजिशन पर आते हैं। बिफोर प्रोपोजिशन लेट्स राइट एन अदर डेफिनेशन। Let G be a group and A be a subset of G। ये सब ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन हम ये सिर्फ सबसेट ले रहे हैं। Let G be a group and A be a subset of G, then हम सिर्फ ये करेंगे कि हम ग्रुप जी के वो एलिमेंट्स ले लेंगे जिनको ए के साथ लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें या ए के साथ राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों जो आप आपस में बराबर आ जाए, यानी कि ये दोनों आपस में, अगर ग्रुप जी कॉम्यूटेटिव हो फिर तो ये बराबर होंगे ही होंगे, लेकिन अगर ग्रुप जी कॉम्यूटेटिव नहीं है तो ग्रुप जी के वो एलिमेंट्स जिनके लिए एक्स ए और ए एक्स आपस में बराबर हों, ये पर्टिकुलर सबसेट जो है जी का, इसे हम नॉर्मलाइज़र कहते हैं। हम इसके लिए NOR लिख लेते हैं नॉर्मलाइज़र के लिए, तो नॉर्मलाइज़र ऑफ ए, देन दिस पर्टिकुलर सेट इज कॉल्ड normalizer। नॉर्मलाइज़र ऑफ ए, तो ये डेफिनेशन है नॉर्मलाइज़र ऑफ ए। ग्रुप जी का कोई सबसेट ए दे दिया जाए तो ग्रुप जी के वो एलिमेंट्स जिनको इस सबसेट ए के साथ लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट्स आपस में बराबर आए, तो set of such elements of group G is called normalizer of A। We have a proposition। So let G be a group
and A be a subset of G. Then NOR of A, normalizer of A, is subgroup of G. तो ए का जो नॉर्मलाइजर है वो भी ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा। हमने प्रूव किया सेंट्रलाइजर जो है वो किसी एलिमेंट का सब ग्रुप होता है, किसी ग्रुप का सेंटर भी उस ग्रुप का सब ग्रुप होता है। अब हम प्रूव करेंगे कि किसी ग्रुप का कोई सबसेट दे दिया जाए तो उस सबसेट का जो नॉर्मलाइजर है वो भी उस ग्रुप का सब ग्रुप होगा। सो लेट्स प्रूव दैट। तो प्रूफ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे पहले हमने दो प्रूफ किए हैं। सो फॉर प्रूफ हमें तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोजर एंड देन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नोट दैट कि अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट को ए के साथ लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें या हम आइडेंटिटी एलिमेंट को ए के साथ राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें, आप देख सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट कोई फ़र्क तो डालता नहीं है मल्टीप्लाई होने के बाद। तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें, जो आप बराबर होंगे। तो देयरफॉर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो ए के नॉर्मलाइजर को बिलोंग करेगा, नॉर्मलाइजर ऑफ ए। सो दिस वेरी सिंपल। सेकेंडली, फॉर क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन आप सपोज कीजिए कि एक्स और वाई जो है ये नॉर्मलाइजर ऑफ ए को बिलोंग करते हैं। देन जैसे हमने पहले लिखा था, तो अगर एक्स और वाई जो है वो ए के नॉर्मलाइजर को बिलोंग करते हैं तो फिर एक्स को ए के साथ लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें या एक्स को ए के साथ राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें, ये जो आप आपस में बराबर होंगे। और इसी तरह से y को आप a के साथ लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें या y को a के साथ राइट हैंड साइड से, ये जो आप भी आपस में बराबर होंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हम x और y को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐसा करें तो फिर क्या होगा। देयरफॉर एक्स वाई का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड विद a इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड विद वाई ए। ये रूल होल्ड करते हैं, आप थोड़ा सा गौर करें, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। इज इक्वल टू एक्स वाई ए एंड दिस इज इक्वल टू एक्स ए वाई, वाई ए इज इक्वल टू ए वाई, ये इस वजह से वाई ए को हमने ए वाई लिख लिया। एंड दिस इज इक्वल टू अगेन एक्स ए वाई, ब्रैकेट इन दो डाल दी, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स ए को फिर ए एक्स लिख दीजिए, ए एक्स वाई, एंड दिस इज इक्वल टू ए एक्स वाई। एंड देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया कि एक्स वाई ए इज इक्वल टू ए एक्स वाई, कि एक्स वाई को आप ए के साथ लेफ्ट हैंड साइड से इस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करें या ए के साथ इस प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड से, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो देयरफॉर एक्स वाई का प्रोडक्ट बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए। और थर्ड कंडीशन इनवर्सेस के लिए वो भी हम कर लेते हैं कि लेट एक्स बिलोंग टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए, देन अगर एक्स ए के नॉर्मलाइजर को बिलोंग करता है तो देन एक्स को आप ए के साथ लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें या ए के साथ राइट हैंड साइड से, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। एंड देयरफॉर आप एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करें लेफ्ट हैंड साइड दोनों की, तो देयरफॉर एक्स इनवर्स एक्स ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स। ये बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स हैं जैसे हमने पहले किए हैं। एंड देयरफॉर एक्स इनवर्स एक्स ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स
and therefore x inverse x is equal to E, A is equal to x inverse AX, एंड देयरफॉर ई ए जो है आप जानते हैं ई को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आ जाएगा। एंड देयरफॉर ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स। ये मैंने ई ए को ए लिखा है। एंड देयरफॉर आप दोनों साइड पर आप एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करें। ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एंड देन एक्स एंड देन एक्स इनवर्स। बस थोड़ा सा इतिहास से लिखें इसे। एंड देयरफॉर ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए multiplied with x inverse, and therefore a x inverse is equal to x inverse a multiplied with x inverse is identity element, and therefore a x inverse is equal to x inverse a की जब आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ यही रहेगी। तो अब आप इसे लिख सकते हैं, इसे पहले लिख लें, x इनवर्स a इज इक्वल टू ए एक्स इनवर्स। देखिए हमने प्रूव कर दिया कि x इनवर्स को a से लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट हैंड साइड से, जो आप बराबर आते हैं। तो देयरफॉर x इनवर्स बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ a। तो तीनों कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी। तो देयरफॉर normalizer of A is subgroup of G। and therefore और हम ये बात कह रहे हैं कि ये जो A सबसेट है ग्रुप G का, इसका जो नॉर्मलाइजर है ये ग्रुप G का सब ग्रुप होगा। सो वी हैव प्रूव्ड दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल। अब ये बात नोट कीजिए कि ये हमने प्रूव किया है कि ग्रुप जी का कोई भी सबसेट दे दिया जाए, उस सबसेट ग्रुप जी के ऐसे एलिमेंट्स जो उस सबसेट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होने के बाद जो आप बराबर देते हैं, वो ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो है वो ग्रुप जी का सब ग्रुप होता है। हम एक नोट हम लिख लेते हैं कि क्वेश्चन कह लीजिए या नोट कह लीजिए, मैं नोट ही लिखना चाहता था। नोट हम ऐसे करते हैं कि ग्रुप जी का एक सब ग्रुप ले लेते हैं। तो लेट जी बी अ ग्रुप and H be subgroup of G. Then normalizer of H, ये आ जाएंगे ग्रुप G के वो एलिमेंट्स जिनको H के साथ लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें या H के साथ राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें। ये हम जानते हैं कि दिस इज सब ग्रुप ऑफ G। तो H के ग्रुप G के वो एलिमेंट्स जो H के साथ लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा या राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा, जो आप आपस में बराबर दें, वो ग्रुप G का सब ग्रुप होंगे। बस एक बात ज़रा नोट कीजिए कि अगर H जो है ग्रुप G का सब ग्रुप है तो ये H जो है ना, ये फिर लेफ्ट कोसेट कहलाता है XH, और XH जो है ये लेफ्ट कोसेट कहलाता है और HX जो है ये राइट कोसेट कहलाता है। तो हम जो और कर रहे हैं वो हम इस बात पर कर रहे हैं कि ग्रुप G के वो एलिमेंट्स
जिनके H के साथ लेफ्ट कोसेट और H के साथ राइट कोसेट आपस में बराबर हो जाएं, वो ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा। हम एक ख़ास किस्म की बात ज़रा डिस्कस करना चाहते हैं कि आप देखिए, मुमकिन है कि हमें कोई ऐसा सब ग्रुप मिल जाए ग्रुप जी का, मतलब एच कोई ऐसा सब ग्रुप हो कि जब आप ग्रुप जी के वो एलिमेंट तलाश करें जिनके साथ एच का लेफ़्ट और राइट कोसेट आपस में बराबर हो, तो ये पूरा पूरा ग्रुप जी ही बन जाए। बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा सब ग्रुप आपको दे दिया जाए जिसके ग्रुप जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट आपस में बराबर हो, तमाम एलिमेंट्स के साथ, जब हमने नॉर्मलाइज़र डिफ़ाइन किया है तो उसमें ये ज़रूरी नहीं कि तमाम एलिमेंट्स के साथ तमाम एलिमेंट्स को कम्यूट होना चाहिए, लेकिन अगर किसी सब ग्रुप के साथ तमाम एलिमेंट्स कम्यूट कर जाएं, यानी कि उस सब ग्रुप के ग्रुप जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ लेफ़्ट और राइट कोसेट्स आपस में बराबर हो जाएं, तो ये एक बड़ा स्पेशल इंस्टेंस आ जाता है। वो मैं चाहता हूँ कि आपकी तो जो उस तरफ हो। सो सपोज इट हैपन्स दैट, फ़र्ज़ कीजिए ऐसा हो जाता है कि ये जो सब ग्रुप एच है, इसका जो नॉर्मलाइज़र है, जिसको डिफ़ाइन हमने यूँ किया है कि ग्रुप जी के वो एलिमेंट्स हैं जिनके एच के साथ लेफ़्ट कोसेट और एच के साथ राइट कोसेट्स आपस में बराबर हो। फ़र्ज़ कीजिए कि इन एलिमेंट्स का सेट ग्रुप जी के बराबर ही आ जाए, यानी ग्रुप जी के तमाम एलिमेंट्स का एच के साथ लेफ़्ट कोसेट और एच के साथ राइट कोसेट्स आपस में बराबर होंगे। देन we have a special case, और वो ये है कि इन दिस केस we call H to be normal subgroup of G, normal subgroup of G, यानी ग्रुप जी का एक ऐसा सब ग्रुप जिसका नॉर्मलाइजर जो है ना पूरे ग्रुप जी के बराबर आ जाए, इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप। और नॉर्मल सब ग्रुप को हम कैपिटल एन के साथ रिवीजन करते हैं। तो लेट मी गिव द प्रॉपर डेफिनेशन। लेट जी बी अ ग्रुप then a subgroup, इस सब ग्रुप को हम कैपिटल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। देन अ सब ग्रुप एन ऑफ जी इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ कंडीशन ये है कि एन के ग्रुप जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ लेफ्ट और राइट कोसेट्स आपस में बराबर हो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। सो हैविंग डन दैट, हम कुछ चीज़ें नोट कर लेते हैं कि नोट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात नोट कीजिए कि इफ़ n is normal subgroup of G, then we write
हम इसके लिए एक स्पेशल सिंबल यूज़ करते हैं, हम n लिखते हैं और ये सिंबल डालते हैं। सो n इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ये नॉर्मल सब ग्रुप की नोटेशन है। सेकेंडली, अगर ग्रुप G अबेलियन ग्रुप हो, इफ G इज अबेलियन ग्रुप, then every subgroup of G is normal subgroup of G. और इसकी रीज़न तो बड़ी सिंपल सी है, अगर ग्रुप अबेलियन हो, कम्यूटेटिव ग्रुप हो, तो फिर ये ऑटोमेटिकली xn और nx आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ग्रुप की मल्टीप्लिकेशन या बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव है, इसलिए xn और nx के जवाब आपस में बराबर आ जाएंगे। तीसरे नंबर पर लेट G बी अ ग्रुप देन हर ग्रुप के दो सब ग्रुप हमेशा होते हैं, एक तो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट वाला और एक पूरा ग्रुप खुद, पूरा ग्रुप G खुद। तो अगर G कोई ग्रुप आपको दे दिया जाए तो फिर ये सब ग्रुप और ये सब ग्रुप आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G। तो ये ग्रुप G के नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। इसे आप ट्रिवियल सब ग्रुप कहते हैं, और पूरा ग्रुप G खुद ग्रुप G के नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं। सो एक छोटा सा रिजल्ट प्रूव कर लेते हैं, और वो मैं आपको समझाता हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोपोजिशन। Let G be a group and N be a normal subgroup of G. Then हम यूँ करने लगे हैं कि ये जो नॉर्मल सब ग्रुप G है, ये जो नॉर्मल सब ग्रुप N है G का, इसके तमाम लेफ़्ट कोसेट्स का सेट ले लेते हैं, तमाम लेफ़्ट कोसेट्स का सेट XN, such that X belong to G। कोसेट्स में आप जानते हैं कोसेट्स रिपीट भी हो जाते हैं, तो हम डिस्टिंक्ट लेफ़्ट कोसेट्स का जिक्र करते हैं, और ये बात हमने काफ़ी डिस्कस की हुई है। तो देन दिस द सेट ऑफ all distinct left cosets of n in G, ये हमारी नोटेशन है लिखने की, आप जानते होंगे। तो देन द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ n in G इज ग्रुप, हमने इसे ग्रुप प्रूव करना है। तो सीधी सी बात है, कोई ग्रुप दे दिया जाए और उसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप दे दिया जाए, तो उस नॉर्मल सब ग्रुप के तमाम लेफ़्ट कोसेट्स का सेट जो रिपीट होंगे, वो तो हम चीज़ें रिपीट करके नहीं लिखा करते ना सेट की नोटेशन में। तो द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स इज अ ग्रुप, दिस व्हाट वी हैव टू प्रूव। सो लेट्स कम टू प्रूव। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसके लिए हम एक ख़ास नोटेशन यूज़ करते हैं। पहले मैं ये सेट लिख लूँ कि ये सेट है
ये है एक्स एन, यानी कि एन के लेफ्ट कोसेट्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जी। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप एन के लेफ्ट, हम राइट भी ले सकते हैं, लेकिन हमने चूँकि फैसला किया हुआ है कि वी विल वर्क विद लेफ्ट कोसेट्स, और ऑटोमेटिकली वो चीज़ें राइट कोसेट्स के लिए भी फिर ठीक होती हैं। तो ये है सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एन। इसके लिए ख़ास नोटेशन यूज़ की जाती है, ये ज़रा नोट कर लीजिए। इसकी नोटेशन ये है कि जी लिखा जाता है, फिर ये आप इसे कह लीजिए स्लैश कह लीजिए या वट एवर, फैक्टर इसे आमतौर पर हम बोलते हैं। तो देन जी स्लैश एन, ये नोटेशन है सिर्फ, ताकि हमें पता हो कि एन नॉर्मल सब ग्रुप था और वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप था, और हमने एन के लेफ्ट कोसेट्स का सेट लिया है, तो हम इसे जी, ये इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। जी फैक्टर एन इसे पढ़ते हैं। अब जी स्लैश एन कह लीजिए, लेकिन दिस इज जस्ट अ नोटेशन। तो ये हम लिख लेते हैं। अब हमने प्रूव करना है कि ये ग्रुप है, हमने ग्रुप प्रूव करना है। याद रखिए, ग्रुप के लिए कंडीशंस आप जानते हैं कि सबसे पहले तो हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना होता है, फिर हमने प्रूव करना होता है वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है, फिर हमने प्रूव करना होता है आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है, फिर हमने प्रूव करना होता है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद है। तो ये हम काम करते हैं। तो वी डिफाइन मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट और बाइनरी ऑपरेशन। सो फॉर कोई दो एलिमेंट्स ले लीजिए, एक एलिमेंट ले लें आप लेफ्ट कोसेट एक्स एन, एक लेफ्ट कोसेट आप ले लीजिए वाई एन। ये दोनों लेफ्ट कोसेट्स बिलोंग करते हैं इस पर्टिकुलर सेट को। हम अब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन, हमने एक्स एन को वाई एन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो डिफ़ाइन करने के साथ साथ हम ये काम और भी जस्टिफाई भी करते जाते हैं इस चीज़ को, फिर आखिर में हम लिख देंगे दिस व्हाट वी हैव डिफाइंड। तो एक्स एन मल्टीप्लाइड विद वाई एन को आप लिख सकते हैं एक्स एन वाई एन। आप सिर्फ तरतीब चेंज नहीं कर सकते, तो यू कैन राइट इट इन दिस वे, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स एन वाई को आप वाई एन लिख सकते हैं। चूँकि एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसका राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट आपस में बराबर होंगे, और यहाँ आ जाएगा एन, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स वाई एन और एन, ये दोनों आपस में ऐसे लिख लीजिए। दिस इज इक्वल टू एक्स वाई, और एन को एन से मल्टीप्लाई करने दीजिए, एन स्क्वेयर आ जाएगा। और आपको याद होगा एक रिज़ल्ट हमने प्रूव किया था कि किसी ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप एच दे दिया जाए तो एच स्क्वेयर जो है वो एच ही के बराबर होगा अगर एच सब ग्रुप है तो। अब एन चूँकि सब ग्रुप है तो एन का स्क्वेयर जो है वो एन ही के बराबर होगा, एक्स वाई एन। लेट्स राइट हियर वी हैव, इससे ज़रा चीज़ बेहतर रहेगी। So for x n y n belonging to g n, we have x n multiplied with y n is equal to x y multiplied with n. So we define हम फिर एक्स एन लेफ्ट कोसेट का वाई एन लेफ्ट कोसेट के साथ जो प्रोडक्ट है वो हम डिफाइन ये करते हैं कि एक्स वाई एन। मकसद ये है कि अगर एक्स एन लेफ्ट कोसेट को वाई एन लेफ्ट कोसेट से मल्टीप्लाई करने हैं तो आप एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसका एन के साथ लेफ्ट कोसेट ले लेंगे और ऊपर के स्टेप्स इसकी जस्टिफिकेशन देते हैं। सो दिस इज़ आवर डेफिनेशन फॉर multiplication of two left cosets of a group subgroup n if n is a normal subgroup of G. Secondly, we come to associativity.
एसोसिएटिव के लिए आप जानते हैं कि हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं।